हेलो बच्चों, दिस इज़ प्रवीण अग्रवाल। और जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की थी कि सर प्रीवियस ईयर जेई एडवांस के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेकर आइए, तो उसी सीरीज़ में हम लेकर आए हैं जेई एडवांस 2020 मैथ्स का पेपर 1 के वीडियो सॉल्यूशंस। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से है, ठीक है। और डिफ़िकल्टी लेवल हम क्वेश्चन के एंड में डिसाइड करेंगे। अभी के लिए हम पढ़ते हैं पूरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो बोला गया है कि ए बी जो है वो इस पहली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स हैं। आपको रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट पता ही है, तो सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन लिखते जाइए कि सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा -20 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू -20 20। नंबर 1 नंबर 2 ये पैटर्न कंटिन्यू रहा है। देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो 2020 जो नंबर है उसका भरपूर उपयोग किया गया है क्वेश्चन में। ये रिसेंट ईयर्स में ओलंपियाड्स में काफ़ी सालों से होता आ रहा है, जे में ये ट्रेंड रिसेंट में देखने को मिला है। सेकंड क्वाड्रेटिक देखते हैं, उसके रूट्स अगर सी और डी है तो उनका सम प्रोडक्ट क्या होगा c प्लस डी इक्वल्स टू 20, इक्वेशन नंबर 3, एंड c इंटू डी इज इक्वल्स टू प्लस 20 20, इक्वेशन नंबर 4। अब आपको वैल्यू निकालनी है इस पूरे एक्सप्रेशन की, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं शॉर्ट में ई एक्स बोल देता हूँ, और ये है, मैं ज़रा एक्सपेंड करके लिख देता हूँ सीधे। ए सी इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर। तो इसमें आपको सिमिलर टर्म्स को एक साथ लाने का ट्राई करना है। जैसे कि आपको सी प्लस डी की वैल्यू नंबर्स में पता है, और इन दोनों में अगर आप ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो सी प्लस डी बनेगा। इन दोनों में आप ए कॉमन ले तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बनेगा, और अगर आप इन दोनों में लेटर से बी स्क्वायर कॉमन ले तो अगेन जो है सी प्लस डी बचेगा। तो प्लस वाली टर्म्स को पहले कर लेते हैं। इनमें आपने ए स्क्वायर कॉमन लिया, बचा सी प्लस डी। इन दोनों में आपने बी स्क्वायर कॉमन लिया, बचा सी प्लस डी। अब माइनस वाली टर्म्स को देख लेते हैं, ए सी स्क्वायर एंड ए डी स्क्वायर, ठीक है। और क्या है बी सी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर। आसान होगा अगर आप इन दोनों को अलग से क्लब करो और इन दोनों को अलग से क्लब करो। इन दोनों में क्या कॉमन लोगे, माइनस सी स्क्वायर अपन ने कॉमन लिया तो बना ए प्लस बी, एंड इन दोनों से आपने माइनस डी स्क्वायर कॉमन लिया तो बना आपके पास अगेन ए प्लस बी। तो देख रहे हो काफ़ी सिमिलर वाली टर्म्स जो है वो टुगेदर आती जा रही है। तो सी प्लस डी कॉमन लिया तो क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से माइनस ए प्लस बी कॉमन लिया तो क्या बच गया सी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। अब हम ज़रा c प्लस डी और a प्लस बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। c प्लस डी है 20 एंड a प्लस बी है -20, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा 20 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड माइनस ऑफ -20 विल बिकम +20 टाइम्स c स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन बन गया 20 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब मुझे a प्लस बी पता है और a भी पता है, तो वहाँ से मैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी, और ऐसे ही इसको आप लिख सकते हो c प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सी डी। रेस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 20 टाइम्स, वैल्यू पुट करते आते हैं, प्लस बी इज 20 का होल स्क्वायर इज 400 माइनस 2 इंटू ए बी इज -20 20, ठीक है, प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर कितना है 20 का स्क्वायर अगेन 400, एंड माइनस 2 टाइम्स सी डी की वैल्यू कितनी है 20 20, 2 टाइम्स 20 20, ठीक है। ये प्लस का 4040 और माइनस का 4040 कैंसिल हो जा रहे हैं, बच क्या रहा है 400 प्लस 400 इज 800, 800 इंटू 20 इंटू 800, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 16,000, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन रिलेटिवली ईजियर साइड ही है, क्योंकि नथिंग मोर देन रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स उतना सा यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें आपको हो सकता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की हेल्प लेनी पड़ जाए ये चेक करने के लिए कि ये 1 1 है कि नहीं और ऑन टू है कि नहीं। तो पहले आप f(x) को 2 टुकड़ों में तोड़ लो, क्योंकि ये जो मॉड है x पॉजिटिव के लिए +x से खुलेगा और x नेगेटिव के लिए -x से खुलेगा। तो जब जब x ग्रेटर देन 0 है तो ये बन जाएगा x टाइम्स
एक्स माइनस साइन एक्स, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स। और जब जब x लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये कैसे ओपन होगा, माइनस एक्स टाइम्स एक्स माइनस साइन एक्स, और आप इसको लिख सकते हो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स। एक और चीज़ ज़रा सा नोटिस कर लो कि एफ एक्स जो है, अगर आप x की जगह माइनस एक्स पुट कर दे तो बनेगा मॉड ऑफ माइनस एक्स टाइम्स माइनस एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये तो माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर बन गया, यानी कि एक ऐसा फंक्शन है ऑड। और ऑड फंक्शन की अच्छी बात क्या होती है कि वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, यानी कि मैं अगर पॉजिटिव एक्स के लिए इसका नेचर जान लूँ तो नेगेटिव एक्स के लिए मुझे एक ग्राफ से ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो मैं एक बार सीधे सीधे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए नेचर निकाल लेता हूँ फंक्शन का। सो लेट अस से x ग्रेटर देन 0 है, तो एफ एक्स मेरा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स। नेचर निकालने के लिए ना मैं एफ डैश एक्स निकालता हूँ ज़रा। एफ डैश एक्स बन जाएगा 2x माइनस प्रोडक्ट रूल से आ जाएगा x cos x और माइनस में आ जाएगा साइन x। ठीक है भाई, अब ये एक्सप्रेशन को आप ऐसे ब्रेक करो कि एक x को इसके साथ क्लब कर दो और एक x को इसके साथ क्लब कर दो। तो एक तो बन जाएगा x माइनस एक्स कॉस एक्स और एक बन जाएगा x माइनस साइन एक्स। ठीक है, x टाइम्स 1 माइनस कॉस एक्स प्लस x माइनस साइन एक्स। नाउ आपने अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें हम स्टैंडर्ड एग्जांपल लेते हैं कि ये एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन का एग्जांपल है। कैसे प्रूव कर लेते हैं ज़रा। हमने g ऑफ x ले लिया x माइनस साइन एक्स, तो g डैश ऑफ x क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, जो कि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। मतलब g ऑफ x कैसा फंक्शन हो गया मेरा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर ये इंक्रीजिंग है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 पर आएगी और 0 पे इसकी वैल्यू 0 है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। इतना सब एनालाइज करने के बाद पता चला कि ये भी पॉजिटिव है और x तो पॉजिटिव है ही है, और 1 माइनस कॉस एक्स, सिंस कॉस एक्स की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी या इक्वल होती है, तो ये भी पॉजिटिव मेरा है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आप कह सकते हो, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इन दोनों का सम भी पॉजिटिव, और एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है, मतलब f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कौन से इंटरवल में, हमने खाली x ग्रेटर देन 0 लिया है, इन ओपन 0 से लेके इन्फिनिटी। अब आप f इन्फिनिटी की वैल्यू निकालो। f इन्फिनिटी कितना हो जाएगा भाई, ये डोमिनेट करेगा एक्स स्क्वायर और इसकी वैल्यू इन्फिनिटी ही होगी। f ऑफ 0 कितना हो जाएगा, f ऑफ 0 रहेगा 0। तो इसका ग्राफ कैसा भी हो, ये 1 तो है, मतलब 0 से इन्फिनिटी में 1 है और ये इंक्रीजिंग है। कॉन्केविटी के बारे में हम ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे। और अगर आप ओरिजिन के ऊपर सिमेट्रिक ग्राफ बना दो तो ऐसा ग्राफ 0 के राइट में आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, सिंस ये ऑड फंक्शन है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप देखोगे कि ये इसकी जो रेंज है ग्राफ देख के आप बता सकते हो, वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आ गई, और ये मोनोटोनिक है तो 1 1 ये है ही। इतनी सारी बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, ऑप्शन नंबर सी। ना इसमें थोड़ा ठीक ठाक मैनिपुलेशन की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि फंक्शन के डेरिवेटिव के अंदर एक और फंक्शन मानना पड़ रहा है, तो यू कैन से कि ये मीडियम क्वेश्चन था, एकदम इजी तो हम इसको नहीं बोल सकते, ये जो है मीडियम डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन था। सो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको f(x) और g(x) के द्वारा बाउंड किया गया एरिया निकालना है। ठीक है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन क्या होती है कि x भी पॉजिटिव लेके चलना है, y भी पॉजिटिव लेके चलना है। अब जहाँ तक स्मॉड की बात है, ये अपना साइन जो है वो 1 पे चेंज करेगा, तो मैं f(x) को 2 पार्ट्स में ब्रेक करके लिख देता हूँ कि माई f(x) कैन बी x ग्रेटर देन 1 के लिए, लेट्स से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और x लेस देन 1 के लिए कैसे ओपन होगा, x ग्रेटर देन 1 के लिए मॉड एज इट इज ओपन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा e की पावर x माइनस 1 माइनस e की पावर माइनस x प्लस 1, और x लेस देन 1 के लिए मॉड एक माइनस साइन से खुलेगा, तो ये बन जाएगा e की पावर x माइनस 1 माइनस e की पावर अगेन x माइनस 1। तो यार ये तो 0 आ गया। ठीक है, और x एनीवेज आपको क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैं जैसे ही बात कर रहा हूँ, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 से ही मुझे मतलब है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि
ये फंक्शन जो है वो 1 तक तो 0 है, 0 से लेकर 1 के बीच में 0, और उसके आगे इसकी डेफिनेशन ये है। अच्छा, इसका डायग्राम आप बनाने का ट्राई करो। जैसे कि आप f(1) निकालोगे, ये कंटिन्यूस फंक्शन है ही, मॉड की वजह से कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती है, तो f(1) जो है वो 0 आएगा, और उसके बाद आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे, f(x) इक्वल्स टू e की पावर x माइनस 1 प्लस e की पावर माइनस x प्लस 1। आप देख रहे हो ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है प्लस ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो दो पॉजिटिव क्वांटिटीज़ का सम पॉजिटिव ही होगा, तो f मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसके बाद f मेरा कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। अब आपको जब भी एरिया निकालना होता है तो इन दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना होगा, ठीक है। ये वैसे ही दो पॉजिटिव क्वांटिटीज़ का सम है, तो ये 0 तो कभी हो नहीं सकता, तो आप इससे तो इक्वेट कर नहीं पाओगे इस वाली ब्रांच से, इसी वाली ब्रांच से इक्वेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ट्राई टू फाइंड दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ f एंड g। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ f एंड g निकालने के लिए आप इस ब्रांच से इस gx को इक्वल कर दो, तो क्या बन रहा होगा? बन रहा होगा आपके पास e की पावर x माइनस 1 माइनस e की पावर 1 माइनस x, ऐसे लिख दो चाहे आप इसको, इक्वल्स टू हाफ ऑफ e की पावर x माइनस 1 प्लस e की पावर 1 माइनस x। ठीक है, सिमिलर टर्म्स को टुगेदर लेके आओ, e की पावर x माइनस 1 में से हाफ ऑफ e की पावर x माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो हाफ ऑफ e की पावर x माइनस 1 बचेगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 3/2 e की पावर 1 माइनस x। ठीक है, हाफ से ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, और e की पावर x से आप मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों साइड, और e से भी मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये बन जाएगा e की पावर 2x इक्वल्स टू 3e स्क्वायर। तो यहाँ से 2x क्या बन जाएगा? 2x बन जाएगा ln ऑफ 3e स्क्वायर। चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 प्लस ln 3, और x आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1/2 ln 3, और इसको आप 3 की पावर में ले जाओ तो आप इसको 1 प्लस ln रूट 3 ऐसे भी लिख सकते हो। जहाँ तक इसके डेरिवेटिव की बात है, तो आप पाओगे कि वो ज़रा उसके कुछ रूट्स आएंगे, ठीक है। जी डैश एक्स का भी नेचर निकाल देते हैं कि जी डैश ऑफ एक्स क्या बन रहा होगा, हाफ ऑफ ई की पावर एक्स माइनस 1 माइनस ई की पावर 1 माइनस एक्स। लेट से आप इसको इक्वल टू 0 पुट करो, तो x इक्वल्स टू ई मेरा कैसा आएगा? ई के राइट में ये पॉजिटिव होगा, कि लेफ्ट में ये नेगेटिव होगा, x इक्वल्स टू ई मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा। ठीक है, इतना पूरा आपने ग्राफ एनालाइज कर लिया। अब एरिया का कोई भी क्वेश्चन होना तो बिना ग्राफ के आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो हम ज़रा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 0 से लेके 1 तक जो है g 0 है, और उसके बाद में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, 1 प्लस ln रूट 3 पे ये कट कर रहे हैं ग्राफ्स, और e पे पॉइंट ऑफ मिनिमा है, उससे हमारा कोई खास सरोकार है नहीं। इसकी वैल्यू 0 पे क्या आ रही है? g ऑफ 0 क्या आ रहा है मेरे पास? अच्छा, एक बार e की पावर 2x इज इक्वल्स टू e की पावर 2, तो x इक्वल्स टू 1 पे मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा है। x इक्वल्स टू 1 पे ही मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा है, ना कि e पे। ठीक है, g0 की वैल्यू क्या आ रही है? g0 की वैल्यू आ रही है e की पावर माइनस 1 प्लस e की पावर 1, तो हाफ ऑफ e प्लस 1/e। ये थोड़ा 1 से बड़ा नंबर है। g ऑफ 1 जो कि मिनिमम वैल्यू है g की, वो कितनी आएगी? हाफ ऑफ 1 प्लस 1 यानी कि 1 आएगी। ठीक है, तो ये पहले डिक्रीज होगा और फिर इंक्रीज होते हुए कहीं पे कट करके जाएगा, और ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हम निकाल चुके हैं, वो है 1 प्लस ln रूट 3। तो इस एरिया को अब हमें एवेलुएट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ये वाला जो gx है, ये g है और ये f है। f तो अपनी डेफिनेशन कांस्टेंट रख रहा है, g 0 से लेके 1 तक तो ये 0 है, और 1 से लेके 1 प्लस ln रूट 3 तक इसका डेफिनेशन हमने लिख रखी है। तो आपके पास दो चॉइसेस, आपको ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, या तो इसको ऐसे ब्रेक कर दो और इसको आप अलग से एवेल्यूएट कर लेना। तो मैं 0 से 1 अलग ही इंटीग्रल निकाल लेता हूँ खाली f का, और 1 से लेके 1 प्लस ln रूट 3 में मैं f माइनस g का इंटीग्रल निकाल लेता हूँ। तो जो डिजायर्ड एरिया बाउंड बाई द कर्व्स आएगा, वो आएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 से लेके 1 f ऑफ dx, और f क्या है? हाफ ऑफ e की पावर x माइनस 1 प्लस e की पावर 1 माइनस x dx
और प्लस में इंटीग्रल फ्रॉम 1 से लेके 1 प्लस ln√3 आपके पास आ जाएगा f माइनस जी, f एज इट इज़ हाफ ऑफ, ठीक है, ये हो जाएगा हाफ ऑफ e की पावर x माइनस 1 प्लस e की पावर 1 माइनस एक्स, माइनस g की वैल्यू क्या है, g की वैल्यू है आपके पास e की पावर x माइनस 1 माइनस e की पावर 1 माइनस एक्स dx, ठीक है। तो आगे एवेल्युएट कर लेते हैं, आगे तो कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन में कुछ खास है नहीं, एकदम वेल नोन इंटीग्रल्स है ना, इंटीग्रल में बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो e की पावर x माइनस 1 का इंटीग्रल हाफ ऑफ e की पावर x माइनस 1, e की पावर 1 माइनस एक्स का इंटीग्रल माइनस e की पावर 1 माइनस एक्स, लिमिट इसकी लिमिट हो गई आपके पास 0 से लेके 1 प्लस, इसको पहले तो सिंप्लीफाई करो फिर इंटीग्रेट करना, जैसे कि e की पावर x माइनस 1 का कोफिशिएंट क्या बन रहा है माइनस हाफ, और e की पावर 1 माइनस एक्स का कोफिशिएंट क्या बन रहा है 3/2, तो ये इंटीग्रल लिखा हुआ है 1 से लेके 1 प्लस ln√3 3/2 e की पावर 1 माइनस एक्स माइनस 1/2 e की पावर x माइनस 1 dx, ठीक है। इसकी ज़रा हम लिमिट पुट करते जाते हैं, 1 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी ये भी 1 और ये भी 1, 1 माइनस 1 0, तो ये जाएगा हाफ ऑफ 0 माइनस, और x के लिए जैसे आप 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा e, x के लिए 0 पुट करने पर 1/e माइनस e आएगा, ये एक तरह से माइनस 1/e प्लस e, ठीक है। ये तो इसका इंटीग्रल हो गया, प्लस अब हम इसको ज़रा इंटीग्रेट कर देते हैं, इसका इंटीग्रल हो जाएगा माइनस 3/2 e की पावर 1 माइनस एक्स, और आगे आ जाएगा प्लस, नहीं आगे भी माइनस ही रहेगा, माइनस ऑफ 1/2 e की पावर x माइनस 1, एंड इस पूरे का इंटीग्रल 1 प्लस ln√3, ठीक है। तो इसको तो सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो हाफ ऑफ e प्लस 1/e माइनस 1/e, ठीक है, प्लस 1 प्लस ln√3 रखने पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 3/2 e की पावर माइनस ln√3 एंड माइनस हाफ ऑफ e की पावर ln√3, वेरी वेल, ये तो हो गया ये रखने पर, और -1 रखने पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस, ठीक है, 1 जैसे ही रखोगे तो ये e की पावर 0 1 और ये भी e की पावर 0 1, तो माइनस 3/2 माइनस 1/2 दोनों के दोनों आ जाएंगे, माइनस 3/2 माइनस 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई 2, और माइनस माइनस प्लस का 2 ये हो जाएगा। फाइनली अपना जो इंटीग्रल है वो क्या आएगा हाफ ऑफ e प्लस 1/e माइनस 1/e, ठीक है। यहाँ से आप चाहे तो एक 3/2 कॉमन ले लो, और e की पावर माइनस ln√3 का 1/√3 लिख सकते हो, तो ये एक्चुअली माइनस √3/2 लिखा हुआ है, माइनस √3/2 लिखा हुआ है ये, और ये क्या लिखा हुआ है आपके पास माइनस एक और √3/2, ठीक है। ये तो हो गया, नहीं ये एक्चुअली आपके पास लिखा हुआ है ये 1/√3 चला जाएगा, बट वो 3 से डिवाइड होकर फिर से माइनस √3/2 ही आएगा, यस माइनस √3/2, और ये भी आ जाएगा आपके पास माइनस √3/2, और प्लस में ये कितना है, ये तो आपके पास प्लस का 2 है ही। अब ऑप्शंस देखो ज़रा, ये कितना बन गया 2, ये कितना बन गया माइनस √3, 2 माइनस √3 प्लस हाफ ऑफ e माइनस 1/e, देखो ज़रा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, एक बार साइन ज़रा फिर से चेक कर लेना फाइनली सारी चीज़ों का इंटीग्रल में, ठीक है। जैसे कि e की पावर 1 माइनस एक्स का इंटीग्रल है ना, इन दोनों का डिफरेंस लेना था, हमने गलती से कहीं सम तो नहीं ले लिया, इसमें से आपने ये सब्ट्रैक्ट किया है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, f ऊपर है g नीचे है, ये सोच के ही आपने माइनस का हाफ ये किया है और प्लस का 3/2 ये किया है, ठीक है। तो 2 माइनस √3 प्लस हाफ ऑफ e माइनस 1/e, ये आपका है ऑप्शन नंबर ए। ओके बच्चों, तो अगला जो क्वेश्चन है वो कोनिक सेक्शन का है, पैराबोला और इलिप्स के कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं, और मज़े की बात है कि स्टैंडर्ड पैराबोला और स्टैंडर्ड इलिप्स से तो घबराने की कोई बात नहीं है। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax में आप a को लेमडा से रिप्लेस कर दो तो उसका सब कुछ आ जाएगा, जैसे कि बोला गया p इज एन एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। तो लेट अस स्टार्ट राइट अवे विद द डायग्राम, कि माना कि ये स्टैंडर्ड पैराबोला है,
और आपको पता है कि इसका जो लेटेस्ट सेक्टम है उसका एट पॉइंट a,2a होता है। ठीक है, अब a को आप लैम्डा से रिप्लेस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा। ठीक है, एलिप्स है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये भी p से ही पास करता है, और जो पैराबोला और एलिप्स के p पे जो टेंजेंट्स है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ऐसे कर्व्स को ऑर्थोगोनल कर्व्स बोलते हैं। तो आप एलिप्स की टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो जो है वो इसके परपेंडिकुलर एक तरह से होगी। ठीक है, इस पे अगर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे, माना कि इसकी टेंजेंट ये है और इसकी टेंजेंट ये है, तो दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो राइट एंगल आएगा, यानी कि टेंजेंट्स के स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो 90 डिग्री होगा। अब टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी तो आपको आती है बहुत अच्छे से पॉइंट फॉर्म में, और उसकी स्लोप लिखना भी आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पैराबोला की टेंजेंट की बात करूं एट द पॉइंट लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा, तो वो कितनी होगी, आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म से कर सकते हैं। तो इसका जो लेटेस्ट सेक्टम का एंड पॉइंट है p, उसका पैराबोला में पैरामीटर जो होता है वो t इक्वल्स टू 1 होता है। t इक्वल्स टू 1 है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकल के आता है, 1 अपॉन t। तो इसका टेंजेंट का स्लोप तो 1 ही हो गया। तो नेचुरल सी बात है कि जो एलिप्स है उसकी नॉर्मल, उसके टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, ये तो है पैराबोला का, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एलिप्स एट पॉइंट p ये क्या हो जाएगा, ये आपका -1 हो जाएगा, बिकॉज m1 m2 इक्वल्स टू -1, ये दोनों परपेंडिकुलर बताई गई है। अब लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा पॉइंट पे एलिप्स का जो स्लोप है वो -1 है। ठीक है, और एलिप्स के टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, आप चाहे तो पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो। टेंजेंट की इक्वेशन होगी 2 लैम्डा सॉरी x लैम्डा अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई इंटू 2 लैम्डा अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इसका जो स्लोप है वो कितना होगा, ये होगा आपके पास -b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y है ना, तो -b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, एंड इसकी वैल्यू -1। अगर ये -1 है, एक बार फिर से देख लेते हैं, है ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x जो कि है 1 अपॉन a स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y जो कि हो जाएगा ट्वाइस ऑफ दिस, राइट। सो दिस इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट -b स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू -1 है, तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि पैराबोला का जो मेजर एक्सिस है वो x एक्सिस ही हो। ऐसा हो गया तो आप कहोगे कि ऐसा तो लिस्ट बन ही नहीं रहा होगा, तो आप ऐसा समझो कि a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर निकाल लो और वो हाफ हो जाएगा, और ये एक रियलिस्टिक एलिप्स बन रहा होगा। ऐसा कोई एलिप्स पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, जिसके लिए कि ये b मेजर एक्सिस और b माइनर एक्सिस हो। तो हमारा वो अजम्पशन गलत हो गया कि x एक्सिस मेजर एक्सिस। रिगार्डलेस अगर आप a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर को हाफ लेते हो तो यहाँ से आपके पास एसेंट्रिसिटी क्या आ जाएगी, √1 माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, दैट इज √1 माइनस हाफ, यानी कि 1/2 का रूट, या फिर 1/√2। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज मेजर एक्सिस विल बी y एक्सिस। और ऐसा क्यों होगा, अदरवाइज इलिप्स पॉसिबल नहीं होगा। मेजर एक्सिस विल बी y एक्सिस, और ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा b है वो ग्रेटर देन a आ रहा है, b इज ग्रेटर देन a, दैट इज द मेन रीजन, क्योंकि a ग्रेटर देन b मान के तो रियल एलिप्स नहीं आएगा। सो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको C1 एंड C2 दो बायस पॉइंट्स बताए हैं, जिनमें की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन अ सिंगल टॉस आर 2/3 एंड 1/3 रेस्पेक्टिवली। अब मानो कि अल्फा है नंबर ऑफ हेड्स जो कि C1 में आते हैं, अगर उसको 2 बार उछालता है तो इंडिपेंडेंटली का मतलब को पता ही है कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनके इंडिविजुअल इवेंट्स के प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के बराबर आ जाता है। और सपोज बीटा इज द नंबर ऑफ हेड्स दैट अपीयर व्हेन C2 is tossed twice, then the probability that roots of the quadratic polynomial are real and equal। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक से शुरुआत करते हैं कि उसके रूट्स रियल एंड इक्वल हैं, तो उसका d इक्वल्स टू 0 होगा, यानी कि अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 4 बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब अल्फा की रेंज क्या है, नंबर ऑफ हेड्स कितने आ सकते हैं, या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है।
और बीटा भी नंबर ऑफ हेड्स, जबकि उसको 2 बार उछला जाता है तो ये भी 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। अब अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 4 बीटा, ये कौन कौन सी वैल्यूज के लिए हो सकता है? तो अल्फा इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है, या फिर अल्फा हो जाए 2 और बीटा हो जाए 1। अल्फा इक्वल्स टू 2, बीटा इक्वल्स टू 1, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। गिवन चॉइसेस में तो यही 2 पॉसिबिलिटीज आती हैं। अब अल्फा इक्वल्स टू 0 एंड बीटा ऑल्सो इक्वल्स टू 0, मतलब नो हेड्स व्हेन यू टॉस कॉइन 1 ऑल्सो एंड नो हेड्स व्हेन यू टॉस कॉइन 2 ऑल्सो। तो इंडिपेंडेंस से प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अल्फा 0 है, यानी कि तीनों बार जो है वो हेड नहीं आया। अब पहले कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन कॉइन 1 इज 2/3, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इन कॉइन 1 क्या हो जाएगा? 1/3। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन कॉइन 2 is 1/3, so probability of tail in coin 2 will be 2/3। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको एक भी हेड नहीं लाना है, मतलब सारे टेल्स लाने हैं। तो पहले कॉइन में दोनों टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 इंटू 1/3, ये तो हो गया अल्फा बराबर 0 के लिए। और दूसरे कॉइन में दोनों के दोनों टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 इंटू 2/3, ठीक है। और मतलब प्लस, एंड मतलब मल्टीप्लाई, ये भी आपको बेसिक चीज़ें पता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया? अल्फा इक्वल्स टू 2, यानी कि पहले कॉइन में तो दोनों के दोनों हेड्स आ जाए, दोनों हेड्स मतलब 2/3 इंटू 2/3। और जहां तक एक हेड और टेल की बात है तो वो देखना पड़ेगा कौन सा पहला हेड दूसरा टेल या दूसरा हेड पहला टेल। तो इसके लिए आपको 2C1 कि कौन से में हेड आ रहा है कौन से में टेल आ रहा है। बीटा में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/3। तो इस तरह से आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? डिनोमिनेटर में ऑफ कोर्स 81 आ जाएगा, न्यूमरेटर में 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, तो ये हो गया 16 प्लस 4 दैट इज 20 डिवाइडेड बाई 81, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। कॉइन टॉस का ये एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है। सो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको सारे रेक्टेंगल्स कंसीडर करने हैं जो कि इस रीजन में लाई कर रहे हैं, x तो 0 से π/2 के बीच में और y 0 से लेकर 2 sin 2x के बीच में। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से आपको इसका ग्राफ बनाना आता है, क्योंकि x अगर 0 से π/2 के बीच में होगा तो 2x 0 से π के बीच में होगा, तो साइन का ग्राफ कैसा बनेगा, है ना। मैं खाली 0 से π/2 में कंसर्न हूँ, तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा। ये आपका π/4 पॉइंट है, ये आपका π/2 पॉइंट है, और ये जो मैक्सिमम हाइट है ये है 2। अब इसके अंदर आपको रेक्टेंगल इंस्क्राइब करना है, तो वो सेंटर के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए, अदरवाइज रेक्टेंगल नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है, और वो रेक्टेंगल सिमेट्रिक होगा अबाउट दी सेंटर। सेंटर क्या है? x इक्वल्स टू π/4। तो माना कि ये π/4 से इसकी जो विड्थ है वो t यूनिट इधर है और ये t यूनिट ही इधर है। तो ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? इनमें से हर एक पॉइंट का मैं x कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। इसका कोऑर्डिनेट हो गया t प्लस π/4, 0, एंड इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो गया t माइनस π/4, 0। अच्छा, y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? आपको पता है कि y जो है, y है आपका 2 sin 2x। भाई y की जो रेंज है वो इससे ऊपर और इस कर्व से नीचे, तो इसका ही पूरे रीजन में लाई कर रहा है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विच इज द मैक्सिमम पेरीमीटर, हमें वो एरिया निकालना है जिसके लिए पेरीमीटर मैक्सिमम हो। अब इस पे हाइट कितनी होगी? इसकी अगर मैं हाइट की बात करूं तो ये जो हाइट हो जाएगी, x के लिए आप जरा ये पुट कर देना t प्लस π/4, तो हाइट आ जाएगी 2 sin 2 टाइम्स t प्लस π/4, तो हो जाएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ 2t प्लस π/2, एंड साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा कितना होता है भाई? cos थीटा। तो ये हो गया मेरा 2 cos ऑफ 2t। ये आ गई मेरी हाइट। हाइट आ गई, बेस आ गया, तो रेक्टेंगल का एरिया पेरीमीटर सब आ जाएगा मेरे पास। मुझे पहले क्या ऑप्टिमाइज करना है? मेरे को पेरीमीटर को मैक्सिमाइज करना है, तो आप पहले पेरीमीटर ही लिख दो। रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या हो जाएगी? पेरीमीटर हो जाएगी 2 टाइम्स बेस प्लस हाइट। बेस कितना है? बेस ऑलरेडी t प्लस टी 2t है, आपको साफ साफ दिख रहा है। और हाइट कितनी है?
हाइट है आपके पास 2 cos 2t, ठीक है। ये आप 2 कॉमन ले लो तो ये आपका बन गया, जो मेरे को फंक्शन एज ए टी मिल गया कि एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू 2 to the 4 टाइम्स टी प्लस कॉस 2t। इसका आपको मैक्सिमा करना है तो आप एफ डैश टी निकालो। एफ डैश टी क्या बन जाएगा, 4 टाइम्स 1 प्लस और माइनस रादर -2 साइन 2t, ठीक है, -2 साइन 2t इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा साइन 2t इक्वल्स टू हाफ, यानी कि साइन 2t इज इक्वल्स टू हाफ। और t आपको पता है कि ये पाई बाई 4 से तो छोटा ही होगा। t कैन लाई बिटवीन 0 से लेके पाई बाई 4, चाहे तो क्लोज्ड ले लो, ठीक है। तो उसमें तो एक ही वैल्यू आती है 2t की, जो कि है पाई बाई 3। तो यहाँ से मेरे पास t आ गया, नो नॉट पाई बाई 3, पाई बाई 6। साइन थीटा हाफ है तो थीटा हो गया पाई बाई 6, तो t मेरे पास आ गया पाई बाई 12 और रादर 15 डिग्री, ठीक है। और ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही होगा, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल के टेस्ट इजीली कर सकते हैं। आप पे छोड़ देता हूँ मैं इतना सा काम, ठीक है, इतना सा तो आप कर ही लोगे। अब आपको उसके लिए एरिया निकालना है। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 2t, इंटू हाइट कितना है 2 cos 2t, ठीक है। अब ये कौन सी t की वैल्यू आ रही है, t की वैल्यू आप रख दो पाई बाई 6 का आधा 12। तो जो एरिया है मेरा वो आ जाएगा 4 इंटू पाई बाई 12, 4 इंटू पाई बाई 12 इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू पाई बाई 12 हो जाएगा कॉस ऑफ पाई बाई 6। कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू होती है √3/2, तो हो जाएगा पाई बाई 3 इंटू √3/2। ऑप्शंस को देखो, इसको आप चाहे √3 से डिवाइड करके लिख दो तो ये हो जाएगा पाई बाई 2√3 स्क्वायर यूनिट्स, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। सो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक फंक्शन है x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 साइन x, और gx एक आर्बिट्ररी फंक्शन है। तो आपको पूछा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाई f इंटू जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, देन इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, ये मल्टीपल चॉइस करेक्ट क्वेश्चंस आपके पास है। तो सबसे पहले तो आप ऑब्जर्व करो कि x माइनस 1 इसका भी एक फैक्टर है, और वो फैक्टर कॉमन लेके लिख दो कि एफ एक्स क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर टाइम्स x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 टाइम्स साइन एक्स। जैसे ही हमने x माइनस 1 कॉमन लिया, बचा के आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ एक्स, ठीक है। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, एक एक करके हम स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ए में बोला है कि अगर g कंटिन्यूस है x इक्वल्स टू 1 पे, अगर g x इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूस है तो आप क्या बोल सकते हो कि g ऑफ 1 माइनस इक्वल्स टू g ऑफ 1 इक्वल्स टू g ऑफ 1 प्लस, दैट्स इट। तो एफ जी की डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करनी है x इक्वल्स टू 1 पे। तो एफ जी ऑफ x की डेफिनेशन क्या बोली है, f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। अब एफ एक्स तो आपको पता है हमेशा ही कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल भी है, तो क्यों ना हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल लें, है ना, 0 पे। इसका हम डिफरेंशिएशन निकाल लें 0 पे, बचेगा g का खेल, तो g को हम अलग से देख लेंगे। सो मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से LHD और RHD निकालने का ट्राई करता हूँ। LHD क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, राइट, f ऑफ 0 प्लस h इंटू g ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 इंटू g ऑफ 0 होल डिवाइडेड बाई h। अब f ऑफ 0 कितना है भाई, f ऑफ 0 तो आप देख सकते हो 0 है, ये भी 0, ये भी 0, तो मैं लिख के रख लेता हूँ कि f ऑफ 0 तो यार मेरा 0 है। जैसे ही f ऑफ 0 0 पुट किया तो ये क्या बन गया, ये बन गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h रादर एफ एच टाइम्स g ऑफ h होल डिवाइडेड बाई h, ठीक है। नाउ h टेंडिंग टू 0 पे मेरा gh कंटिन्यूस दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, g ऑफ 0 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। x इक्वल्स टू 1 की हम बात कर रहे हैं ना, 1 पे हमें चेक करना था, तो हमें 0 की जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1 पुट करना है, f1 g1, ठीक है, कोई नहीं, फिर से ज़रा सा कर लेते
एफ ऑफ जीरो तो जीरो है ही, अगर आप एक्स के लिए 1 पुट करोगे तो भी आप पाओगे कि वैल्यू जीरो आ रही है, तो एफ ऑफ 1 भी जीरो है। तो ये हो जाएगा 1 + h 1 + h 1 अपॉन में h, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो अभी भी होल्ड करता है। अगेन जैसे कि हमने ऑब्जर्व किया f1 भी जीरो है, तो ये तो हो गया जीरो, और ये आ गई लिमिट f ऑफ 1 + h इंटू g ऑफ 1 + h होल डिवाइडेड बाई h। ठीक है, तो g ऑफ 1 + h जैसे कि हमें पता है g ऑफ 1 माइनस इज इक्वल्स टू g ऑफ 1 इज इक्वल्स टू g ऑफ 1 प्लस है, तो ये तो g1 के ही बराबर होगा, और g1 एज ए कांस्टेंट हम बाहर ले सकते हैं, और f वैसे ही डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो ये f'1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली ये जो लिमिट है ना ये एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि इसकी लिमिट कितनी आ गई, g ऑफ 1 इंटू f' ऑफ 1। f'1 निकालोगे फर्स्ट प्रिंसिपल से तो आपको यही आएगा f ऑफ 1 + h माइनस f ऑफ 1 जीरो है अपॉन में h। ठीक है, ये आ गया g1 इंटू f'1, और अगर आप RHD निकालोगे फर्स्ट प्रिंसिपल से तो वो भी यही आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ 1 - h इंटू g ऑफ 1 - h माइनस f1 इंटू g1 होल डिवाइडेड बाई माइनस h। तो ये भी वो कब आएगा, f' ऑफ 1 इंटू g ऑफ 1। सिंस LHD इक्वल्स टू RHD एंड g1 फाइनाइट है, f'1 फाइनाइट है क्योंकि f डिफरेंशिएबल है, इक्वल्स टू सम फाइनाइट क्वांटिटी, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। f इंटू जी जो है g के कंटिन्यूस होते ही f इंटू जी डिफरेंशिएबल आ गया। सो बच्चों बाकी ऑप्शंस को अपन देखते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम से आप ऑप्शन नंबर सी को देखोगे, सी क्या बोल रहे हैं कि अगर g डिफरेंशिएबल है और f तो डिफरेंशिएबल है ही है, तो f इंटू जी भी डिफरेंशिएबल होगा, तो ऑप्शन नंबर सी तो करेक्ट है। अब बच्चा बी और डी को एनालाइज करना, तो हम बी को देख लेते हैं, उससे डी का भी आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन में बोला है एफ जी इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। हम जरा h को f इंटू जी ऑफ x मान लेते हैं, h ऑफ x को। ठीक है, तो h' ऑफ 1 प्लस इक्वल्स टू h' ऑफ 1 माइनस करना है आपको ये होने के लिए, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, लिमिट, ठीक है, h टेंडिंग टू जीरो, इसको कन्फ्यूजन हटाने के लिए अपन h की बजाय इसको कुछ p फंक्शन मान लेते हैं कि p ऑफ x, p'1 प्लस इज इक्वल्स टू p'1 माइनस। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ 1 प्लस h g ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 इंटू जी ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाई h, ये इक्वल्स टू होगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ 1 माइनस h g ऑफ 1 माइनस h माइनस f1 इंटू g1 होल डिवाइडेड बाई माइनस h। ये तो क्या बन जाएगा, ये जीरो है। ठीक है, f ऑफ 1 प्लस h अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू जीरो बनेगा f'1 इंटू जी ऑफ 1। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा g ऑफ 1 प्लस बनेगा एक्चुअली, है ना, g ऑफ 1 प्लस इक्वल्स टू ये फिर से f'1 ही बनेगा और इंटू बन जाएगा g ऑफ 1 माइनस। और आप अगर f'1 इवेल्युएट करोगे तो f'1 जीरो नहीं है, एक नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो यहाँ सबको पता चलेगा कि g ऑफ 1 प्लस इक्वल्स टू g ऑफ 1 माइनस है। तो बताओ ये g कंटिन्यूस हो गया क्या, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप ऐसा फंक्शन इमेजिन कर सकते हो कि g की वैल्यू 1 प्लस और 1 माइनस पे तो सेम है, बट एग्जैक्ट 1 पे इसकी वैल्यू अलग है। ठीक है, ऐसा अभी तक कहीं भी नहीं बोला है कि दिस इज नॉट नेसेसरली इक्वल्स टू g1, तो ऑप्शन नंबर बी ट्रू होना जरूरी नहीं है। और जब बी ही जरूरी नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी कैसे क्लेम कर सकते हैं, तो डी भी ट्रू होना कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज ऐसा हम ले सकते हैं कि ये दोनों तो बराबर हो बट ये दोनों के दोनों g1 के इक्वल ना हो। सो स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन आपको बोला गया है कि m एक 3x3 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, और 3x3 मैट्रिक्स के लिए इन जनरल आपको पता है कि जो एडजॉइंट ऑफ m होता है ये डिटर्मिनेंट ऑफ m टाइम्स मैट्रिक्स m के इक्वल होता है। ठीक है, ये आप मैट्रिक्स की स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज में पढ़ते भी हो और आप चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, m इनवर्स के, तो यहाँ से आगे आपके पास m इनवर्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू m, और m से आप दोनों साइड पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा m इनवर्स इंटू m इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू m स्क्वायर। m इनवर्स इंटू m क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू m स्क्वायर। अब m एक 3x3 मैट्रिक्स है तो m स्क्वायर भी 3x3 मैट्रिक्स होगी, और अब दोनों से डिटर्मिनेंट ले लो तो डिटर्मिनेंट ऑफ i तो क्या होता है 1 इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू m स्क्वायर।
तो यहाँ से 1 इक्वल्स टू हो जाएगा, ये जो स्केलर टाइम्स मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है, और ये 3/3 मैट्रिक्स है तो स्केलर का क्यूब आ जाएगा, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ m का क्यूब ऑलरेडी आ जाएगा, टाइम्स m² का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू दिस। अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से आपको पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ m² किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट ऑफ m के होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो क्या बन गया, डिटरमिनेंट ऑफ m की पावर 5 इक्वल्स टू 1, और एक रियल नंबर है तो डिटरमिनेंट ऑफ m की एक ही वैल्यू पॉसिबल है जो कि कितनी है, 1। और अगर डिटरमिनेंट ऑफ m 1 आ गया तो इस रिलेशन को एक बार गौर से देखो, इसमें डिटरमिनेंट ऑफ m की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो यहाँ से m² इक्वल्स टू आ गया i। देख लो अभी तक कौन कौन से ऑप्शन टिक हो रहे हैं, c करेक्ट है और डिटरमिनेंट ऑफ m इक्वल्स टू 1 भी करेक्ट है। अब आपको ऑप्शन नंबर डी देखो, डी में क्या बोला गया, एडजॉइंट ऑफ m², और ये आपकी प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो वैल्यू है वो एडजॉइंट ऑफ m² के इक्वल होती है। नाउ m² किसके इक्वल है, i के, तो ये एडजॉइंट ऑफ i हो जाएगा, और एडजॉइंट ऑफ i अपने आप में किसके इक्वल होता है, i के। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू i, ये ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। और m² अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि m भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, तो a का होना कोई ज़रूरी नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शंस आर B, C एंड D। सो बच्चों, ये मोस्टली ट्राइंगल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर में। आपने इनइक्वालिटी क्या क्या पढ़ी होगी कि a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है ये लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b के बराबर होता है, एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b इसके बराबर होता है। अब लेट अस सी कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो मॉडुलस ऑफ z² प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है, और आपको z प्लस हाफ की मॉड की मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, तो हम यहाँ पे z प्लस हाफ कैसे बना सकते हैं। सोचो अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएं तो z प्लस हाफ का परफेक्ट स्क्वायर आएगा, कैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ z² प्लस 2 इंटू z इंटू हाफ। अगर इसको 2a भी बनाना है तो z तो पहले से ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाफ से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर हाफ के स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस 1/4, और 1 में से 1/4 आपने ले लिया तो क्या बच जाएगा, प्लस 3/4। और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, फिर ये पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर बन जाएगा, z प्लस हाफ के होल स्क्वायर। ये हो गया z प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 का मॉड इक्वल्स टू 1। नाउ यहाँ पे हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा देते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ z प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इज लेस देन इक्वल्स टू, इन दोनों के इंडिविजुअल z प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ 3/4 जो कि अपने आप में 3/4 ही होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है भाई, इसकी वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ से आ गया 1 इज लेस देन इक्वल्स टू z प्लस हाफ के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, आपको ये प्रॉपर्टी भी पता है कि a² का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ 3/4 इज नथिंग बट 3/4। अब आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दो तो z प्लस हाफ के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3/4 हो जाएगा 1/4, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ z प्लस हाफ के मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, इसको आप देख सकते हो करके, सिंस ये मॉड है इसलिए आ रहा है। अगर ये x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/4 होता तो x की वैल्यू -∞ से -1/2 यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी होती, बट सिंस ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये 1/2 से बड़ी ही होगी। तो ये कौन सा ऑप्शन है इनमें, ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइंड यू, तो a तो गलत है और c सही है। ठीक है, नेक्स्ट हमें ऑप्शन नंबर बी में सोचो क्या बोला गया है कि मॉड ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू 2। तो मॉड ऑफ z की मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी, आप सोचो कि मैग्नीट्यूड ऑफ z² प्लस z प्लस 1, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, ये लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z² प्लस z प्लस 1 ऐसे आएगा। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, ग्रेटर देन देखना है कि लेस देन देखना है। मैग्नीट्यूड ऑफ z की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ऑफ z² प्लस z माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ 1 का मैग्नीट्यूड, ऐसे लग जाता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तो क्या है 1 और इसकी वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ z² प्लस मॉड ऑफ z माइनस 1 का मॉड, अगर इसकी वैल्यू तो 1 है ना,
तो ये -1 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ जेड है वो लेस देन इक्वल्स टू 2 होगा और ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब ये 0 से बड़ा तो ऑब्वियस है ही है, तो इस इनइक्वालिटी का तो कोई मतलब नहीं है, मैं अपना पूरा फोकस इस इनइक्वालिटी पे लगा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं फिर से वही प्रॉपर्टी लगा देता हूँ क्या, कि इसका जो मॉड है वो जेड स्क्वायर के मैग्नीट्यूड माइनस जेड के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के मॉड से बड़ा होगा। ठीक है, और ये अपने आप में 2 से छोटा है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मैग्नीट्यूड्स है मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ऑफ जेड, ये -2 से लेके 2 के बीच में रहे। अब आपको क्या करना है, मॉड ऑफ जेड की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मॉड ऑफ जेड की मैक्सिमम वैल्यू आप मॉड ऑफ जेड को x मान के आप इक्वेशन सोल्व कर रहे हो कि लेट अस से मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू x एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 हो। आप पाओगे कि ये तो हमेशा ट्रू है, ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसका सोल्यूशन हो जाएगा x माइनस 2 टाइम्स x प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी कि x की जो वैल्यू है वो -1 से लेके 2 के बीच में आएगी। अब ये मॉड ऑफ z है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, बट इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए थी, x को हमने मॉड z माना था ना, तो यहाँ से मॉड ऑफ z जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी भी ट्रू होगा। फाइनली क्या सेट S में सिर्फ 4 एलिमेंट है? नहीं, इसका मॉड 1 है, मतलब ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे लाई कर रहा है, यूनिट सर्कल पे। और ऐसे आप अगर यूनिट सर्कल पे डिफरेंट पॉइंट लेते जाओगे तो z की भी डिफरेंट वैल्यूज आती जाएगी। तो z में कितने एलिमेंट्स है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, ना कि सिर्फ 4। फिर से सुन लो कि डी ऑप्शन जो है वो फॉल्स क्यों है, क्योंकि आप ये मान के चलो कि ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर, भाई जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ऐसे इनफाइनाइट होते हैं ना यूनिट सर्कल पे लाई करने वाले सारे, तो उनकी करस्पॉन्डिंग आपको डिफरेंट इनफाइनाइट जेड मिलते जाएंगे। तो खाली 4 होने का तो मतलब ही नहीं। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक्स वाई जेड जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, और ये साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपको एक और इक्वेशन की हुई है कि tan ऑफ x बाई 2 प्लस tan ऑफ z बाई 2। आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि tan ऑफ x बाई 2 जो है वो तो होता है डेल्टा अपॉन s टाइम्स s माइनस एक्स, एंड tan ऑफ z बाई 2 एट द सेम टाइम होता है डेल्टा अपॉन s टाइम्स s माइनस z, जहाँ पे s जो है वो है x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2, और डेल्टा तो आपको पता ही है, डेल्टा का वन ऑफ द फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, ए बी सी को हम एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर देते हैं, तो एस माइनस एक्स, एस माइनस वाई टाइम्स एस माइनस जेड, हीरोज फॉर्मूला है। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है, सबको आता है। चलो अब जो गिवन इक्वेशन है उसमें हम जरा वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, क्या बनेगा, tan x बाई 2 बनेगा डेल्टा अपॉन एस टाइम्स एस माइनस एक्स प्लस tan z बाई 2 क्या बनेगा, डेल्टा अपॉन s टाइम्स s माइनस z इक्वल्स टू 2y अपॉन में, मैंने देखा कि s जो है वो x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड को आप 2s से रिप्लेस कर सकते हो, तो इसको मैंने कर दिया 2 टाइम्स s। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, s से ये s से s कैंसिल हो गए, यहाँ पे एलसीएम क्या बना, s माइनस एक्स टाइम्स s माइनस जेड टाइम्स डेल्टा तो कॉमन आ ही गया, यहाँ पे बचेगा s माइनस एक्स प्लस s माइनस जेड। अब ये क्या बन गया, 2s माइनस एक्स माइनस जेड। 2s आपने देखा था x प्लस वाई प्लस जेड के बराबर, और उसमें से x और z सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये डेल्टा y बन जाएगा, इक्वल्स टू ये y है, तो डेल्टा y अपॉन s माइनस एक्स टाइम्स s माइनस जेड इज इक्वल्स टू y से y और कैंसिल कर दो और डेल्टा की वैल्यू पुट करो जरा, स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस एक्स s माइनस वाई s माइनस जेड होल डिवाइडेड बाई s माइनस एक्स टाइम्स s माइनस जेड इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको ज़रा डिवाइड करके लिखोगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ s टाइम्स s माइनस वाई अपॉन s माइनस एक्स टाइम्स s माइनस जेड इक्वल्स टू 1। राइट हैंड साइड ले आके स्क्वायर कर दोगे तो क्या बन जाएगा, s स्क्वायर माइनस एस वाई इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर माइनस एस एक्स माइनस एस जेड प्लस एक्स जेड। एस स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल,
सब नेगेटिव वाले टर्म्स को इधर ले आओ तो s टाइम्स x प्लस जेड माइनस वाई आ गया इज इक्वल्स टू एक्स जेड। एस क्या है, x प्लस जेड प्लस वाई टाइम्स x प्लस जेड माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू एक्स जेड। इसमें आप a प्लस बी और a माइनस बी लगा दो तो ये बन जाएगा x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x जेड। ज़रा सा एक्सपेंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x जेड आ गया। इससे ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। मतलब ये कैसा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। और राइट ट्रायंगल का वर्टेक्स कौन सा है, y जो वर्टेक्स है वो राइट एंगल है। और अगर एंगल y बराबर 90 डिग्री है तो आप कह सकते हो कि x प्लस जेड जो है ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इससे कौन सा ऑप्शन हो जाता है आपका कि एंगल y विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ x प्लस जेड। तो ऑप्शन नंबर बी ट्रू है एंड नेचुरली ऑप्शन नंबर ए फॉल्स हो जाएगा। जहाँ तक ऑप्शन नंबर डी की बात आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है, ना कि एक्स जेड, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बचा चेक करना, ओपन चेक कर लेते हैं। उसका RHS अपन पहले लिख देते हैं x अपॉन वाई प्लस जेड। इसको साइन रूल से आप 2r टाइम्स साइन x, इसको 2r साइन कैपिटल y और उसका 2r साइन कैपिटल z लिख देते हैं। 2r कैंसिल करके आप इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ y प्लस साइन ऑफ z। ठीक है, अब थोड़ा सा स्मार्ट और सिंपल सा मैनिपुलेशन आपको करना है। वो मैनिपुलेशन क्या है देखिए ज़रा, कि आपको देखो राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में क्या खाली x की टर्म है, तो y को तो आप 90 डिग्री पुट कर दो, z को आप π/2 माइनस एक्स पुट कर दो, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा इक्वल्स टू साइन x अपॉन साइन π/2 इज 1 प्लस साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स इज कॉस x। ठीक है, साइन कैपिटल x को आप लिख दो 2 साइन x/2 कॉस ऑफ x/2 एंड 1 प्लस कॉस x को आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो ये बन गया आपका tan ऑफ x/2 जो कि LHS के इक्वल है। तो ये सी भी मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो आप पूरी एक बार ध्यान से अच्छे से पढ़ लो। क्या बोला गया क्वेश्चन में कि L1 और L2 दो लाइन्स है जिनकी इक्वेशन पूरी दी हुई है, और एक तीसरी लाइन L है जिसमें बहुत सारे वेरिएबल है, अल्फा, L, M, गामा, इस तरह से। अब आपको क्या बोला गया कि ये जो तीसरी लाइन है वो L1 और L2 के ही प्लेन में लाई करती है। ठीक है भाई। दूसरा क्या बोला गया है कि पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, तो L1 एंड L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास करती है। चलो ये भी ठीक है। और लाइन L बाइसेक्ट्स द एक्यूट एंगल बिटवीन L1 एंड L2। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद आपको समझ में आया कि यार ये तो बहुत ही आसान है कि L1 एंड L2 के डायरेक्शन रेशियोज आपको पता है। अब आपको उसका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालना है, तो वेक्टर्स में क्या होता है ना, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आसानी से आता है। तो आपको पहले तो ये पता लगाना है कि उनके बीच का जो इंटरनल एंगल है वो एक्यूट है या ऑब्ट्यूज। यानी कि अगर आप लाइन 1 का जो डायरेक्शन वेक्टर है उसको B1 वेक्टर नाम दे दो, उसके जो कंपोनेंट्स होंगे 1, -1, 3, और जो लाइन 2 है उसका डायरेक्शन वेक्टर आप B2 वेक्टर बोल दो, इसके कंपोनेंट्स होंगे -3, -1, 1। आप इनके बीच का एंगल बिटवीन देम निकालने जाओ तो cos थीटा विल बी इक्वल्स टू B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2 वेक्टर। ये क्या बनेगा, डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा -3 + 1 + 3 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर टाइम्स रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक तरह से 1/11 विच इज पॉजिटिव। मतलब इनके बीच का एंगल कैसा है, थीटा अपने आप में एक्यूट एंगल है। दैट मीन्स इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो होगा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर विल बी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ये होता है A कैप प्लस B कैप के पैरेलल में कोई भी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर वो होगा B1 कैप प्लस B2 कैप के अलॉन्ग, जो कि हो जाएगा B1 कैप क्या बनेगा भाई, I कैप माइनस J कैप प्लस 3K कैप अपॉन रूट ऑफ 11 प्लस ये हो जाएगा -3I कैप माइनस J कैप
प्लस के कैप अपॉन रूट ऑफ 11। ठीक है, रूट ऑफ 11 आपने कॉमन ले लिया, आई का कंपोनेंट क्या हो जाएगा -2 आई कैप -2 जे कैप एंड प्लस 4 के कैप। ठीक है, इसमें चाहे तो आप -2/√11 कॉमन ले लो, बच जाएगा आपके पास आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप। तो जो डायरेक्शन वेक्टर हो गया तीसरी लाइन का बी वेक्टर ही हो जाएगा एक तरह से 1, 1, -2 का कोई भी मल्टीपल, इसको कोई भी मल्टीपल है वो डायरेक्शन रेशियो रहेगा। अब इसके डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ क्या है, ये दिए हुए हैं इक्वल्स टू L, M, -2। तो आप कंपेयर करोगे इन दोनों को तो लैम्डा के लिए लकीली 1 ही आ जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास L इक्वल्स टू तो आ गया 1 और M भी इक्वल्स टू आ गया 1। ठीक है, L भी 1 आ गया, M भी 1 आ गया, तो L + M = 2 भी आ गया। ऑप्शन नंबर बी डन है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत हो गया। अब और क्या बोला गया है कि दिस लाइन आल्सो पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो यार L1 एंड L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, कितना बड़ा क्वेश्चन है। बट आप नोटिस करो कि L1 कौन से पॉइंट से पास करी है 1, 0, 1 से, और L2 कौन से पॉइंट से पास करी है 1, 0, 1 से। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना नहीं पड़ा, ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सीधे सीधे दिया हुआ है 1, 0, 1 से ये लाइन पास करेगी। पास करा दो, देखें तो लाइन क्या बनेगी 1 - α/1 इज इक्वल्स टू 0 - 1 अपॉन m की वैल्यू भी 1 है बाय द वे, आपको पता है, इक्वल्स टू 1 - γ/-2 इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो आप यहाँ से पाओगे कि लैम्डा की वैल्यू तो -1 आ गई और लैम्डा की वैल्यू इक्वल्स टू -1 आ गई। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो अल्फा और गामा में रिलेशंस देख लो, अल्फा माइनस गामा हो जाएगा 3, तो ये सी ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। इस एमसीक्यू की अच्छी बात यह है कि आप 2 कर लोगे तो 2 ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू नहीं हो सकते, क्योंकि 3 = 1 हो जाएगा। फिर सिमिलरली ये दोनों भी साइमल्टेनियसली ट्रू नहीं हो सकते, तो नेगेटिव होने के चांसेस कम है। 4 में से 2 सही होने, 2 गलत होने, या फिर मतलब ये सही होगा तो ये डेफिनेटली गलत होगा और ये सही होगा तो ये डेफिनेटली गलत होगा। तो कैलकुलेशन थोड़ी रिलेटिवली कम करनी पड़ रही है। सो बच्चों ये जो क्वेश्चन है वो अप्रॉक्सीमेशन का है पूरी तरह से। आपको पता है कि जो sin x की सीरीज और cosine x की सीरीज एक्सपेंशन क्या क्या होते हैं। तो sin x का जो सीरीज एक्सपेंशन होता है ये होता है x - x³/3 फैक्टोरियल प्लस x⁵ 5/5 फैक्टोरियल माइनस x⁵7/7 फैक्टोरियल एंड सो। नाउ आप ऑब्जर्व करो कि इनमें से हर एक टर्म है ना वो अपनी नेक्स्ट टर्म से बड़ी है। x जो है वो x³/3 फैक्टोरियल से बड़ा होगा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x लाइंग बिटवीन 0 to 1। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन तो निकाल सकते हैं कि जो sin x है अगर मैं इसकी 2 टर्म से अप्रॉक्सीमेट करूँ तो वो उससे बड़ा ही होगा, क्योंकि इसके आगे जो क्वांटिटी डेल्टा में इसको बोल दूँ तो ये पॉजिटिव होगी। डेल्टा पॉजिटिव क्यों होगी, क्योंकि आप कोई भी 2 पेयर ले लो, इन दोनों को आप कंपेयर कर लो, x की वैल्यू 0 से 1 में कोई भी वैल्यू पुट करके, जैसे 0 पुट करोगे तो दोनों बराबर से आ जाएगी, 1 पुट करोगे तो 1/5 फैक्टोरियल माइनस 1/7 फैक्टोरियल, ये जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू x - x³/6 हो गया। एंड सिमिलरली cos x का एक्सपेंशन वैसे तो होता है 1 - x²/2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन माइनस x⁶/6 फैक्टोरियल एंड सो। आप पाओगे कि ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और इसको आप अप्रॉक्सीमेट करोगे तो ये जो डेल्टा है ये भी पॉजिटिव होगा, मतलब जो cos x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 - x²/2 होगी। स्टार्टिंग विद दीज अप्रॉक्सीमेशंस एक एक करके हम ऑप्शंस पे चल लेते हैं कि अगर cos x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 - x²/2 है तो दोनों साइड आप x से मल्टीप्लाई कर दो तो x cos x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू x - x³/2 हो जाएगा। आप इंटीग्रल ले लो, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ x cos x dx फ्रॉम 0 से 1 will be greater than equals to integral of x minus x³/2 dx from 0 से लेके 1। ये कितना बनेगा x²/2 माइनस x⁴/4 टू ज़ा 8 फ्रॉम 0 to 1। 0 पे ये दोनों वैल्यूज 0 आएगी, 1 पे ये हो जाएगा हाफ माइनस 1/8 जो कि आ जाएगा आपके पास 3/8। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठ रहा है। इसी तरह से बाकी के ऑप्शंस कैलकुलेट करोगे तो वो भी फिट बैठ रहे होंगे। जैसे कि इसमें x इंटू साइन एक्स है, तो आपको पता है साइन एक्स ग्रेटर देन x³ - x है, तो इंटीग्रल 0 से लेके 1
x sin x dx विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से लेके 1 x टाइम्स x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल टाइम्स dx होगा। ठीक है, इसकी वजह आप निकालते रहो। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर 4 क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 5 बाई 5 इंटू 6 30। फ्रॉम 0 टू 1, 0 पे 0, 1 पे वैल्यू हो जाएगी 1/3 माइनस 1/30, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1 9/30 यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 10। तो ये 3/10 से बड़ा होगा, है ना। बस इतना सा अप्रॉक्सीमेशन आपने सोच लिया तो आप पाओगे कि सारे ऑप्शंस बहुत ही बढ़िया तरीके से फिट बैठ रहे हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, आपको पता है इंटीग्रल 0 से लेके 1 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स जो है ये बड़ा होगा इंटीग्रल 0 से लेके 1 एक्स स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स के इंटीग्रल से। इसकी वैल्यू इक्वल होगी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 का इंटीग्रल एक्स की पावर 5 बाई 5 और 5 2 हो जाएगा 10। फ्रॉम 0 टू 1 ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1 बाई 10, तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है और कॉस एक्स अपने आप में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 से बड़ा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं 7/30, तो क्या ये हाफ से बड़ा है 7/30, कांट से 10 × 30 और 10 माइनस 3 7। एक्स की पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई 3 एक्स स्क्वायर टाइम्स कॉस एक्स, तो सी का करेक्ट होना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट होना यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, पर हमें डेफिनेटली कैसे पता करेंगे सी करेक्ट है कि नहीं है। तो हम इसको अभी तक क्या कर रहे थे, लोअर बाउंड ले लेते हैं, हम इसका अपर बाउंड लेते हैं। अपर बाउंड क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा आपका कि कॉस एक्स आपको पता है 1 से छोटा होता है, तो इंटीग्रल 0 से लेके 1 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 से लेके 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स से छोटा होगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 टू 1, तो ये तो कितना आ गया 1/3 आ गया, और 1/3 हाफ से काफ़ी छोटा होता है ना कि बड़ा, तो ऑप्शन नंबर सी हमें पुख्ता पता चल गया कि ये तो डेफिनेटली फॉल्स है। और जहाँ तक ऑप्शन नंबर डी की बात है, अभी तक सिमिलर टाइप का मैनिपुलेशन जो हमने ए बी सी में किया वो का वो करने का ट्राई करते हैं, तो वहाँ से ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हम और चेक कर लेते हैं फाइनली। तो आपको पता है कि इंटीग्रल 0 से लेके 1 एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स जो है वो लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से लेके 1 एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 6 डी एक्स से छोटा होगा। ठीक है, इसका इंटीग्रल आ जाएगा एक्स क्यूब का इंटीग्रल एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स की पावर 5 का इंटीग्रल एक्स की पावर 6 डिवाइड बाई 6 6 36 फ्रॉम 0 टू 1, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/36 जो कि आ जाएगा 36 और 4 9 36 9 माइनस 8/36 जो कि हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 9। तो ऑप्शन नंबर डी भी टोटली ट्रू है। सो बच्चों, ये क्वेश्चन को देखते ही आपको पता लग रहा होगा कि आपको कोई तो सम कांस्टेंट और प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है या कोई प्रोडक्ट कांस्टेंट और सम मैक्सिमाइज करना है। तो इन सभी तरह के सिचुएशंस में हम कौन सा कंसेप्ट यूज़ करते हैं, am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm का। ऑलराइट, तो हम y1 y2 y3 में am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm लगा देते हैं। अब आपको मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ log दिस निकालनी है, तो हम 3 की पावर y1 3 की पावर y2 3 की पावर y3 तीनों पॉजिटिव क्वांटिटीज़ है, इसमें हम अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन लगा देते हैं। इनमें हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमें इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू चाहिए थी। एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 कॉन्स्टेंट है, तो वो कैसे आएगा, अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तब जाके 3 की पावर y1 प्लस y2 प्लस y3 बनेगी। यू विल सी कि ये कैसे यूज में आएगा, 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3 होल डिवाइडेड बाई 3 विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 की पावर y1 इंटू 3 की पावर y2 इंटू 3 की पावर y3 की होल पावर 1/3। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर y1 प्लस y2 प्लस y3 की होल पावर 1/3, एंड इसकी वैल्यू कितनी गिवन है भाई, इसकी वैल्यू गिवन है 9, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 9 की होल पावर 1/3,
तो हो जाएगा 3 की पावर 3 यानी कि 27। और आपको इसको 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 81। एंड इसका आप लॉग बेस 3 ले लोगे, तो लॉग बेस 3 सिंस बेस जो है वो 3 से बड़ा है, 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू लॉग बेस 3 की पावर 4 है ये, तो ये 4 हो जाएगा। सिंस बेस 1 से बड़ा है तो ये लॉग लिखते टाइम इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ, और यही अगर बेस 1 से छोटा होता तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता। ये हमें ध्यान में रखते हुए करना है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो मेरे पास स्मॉल m की वैल्यू आ गई 4, है ना। बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है, कहीं पे भी आपने हल्की सी भी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी तो पॉजिटिव का नेगेटिव मार्क हो जाएगा। स्मॉल m आ गया, और आपको log 2 m क्यूब की बात करिए तो m क्यूब भी निकालो। m क्यूब हो जाएगा 4 क्यूब जो कि हो जाएगा 64, या आप इसको 2 की पावर 6 भी लिख सकते हो। और फिर log 2 m क्यूब निकालोगे, log बेस 2 m क्यूब, तो ये log बेस 2 की पावर 6 यानी कि 6 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ log बेस 3x1 प्लस log बेस 3x2 प्लस log बेस 3x3। इसको हम log की प्रॉपर्टीज लगा के log बेस 3x1 इंटू x2 इंटू x3 लिख सकते हैं। तो आप इस बार सीधे सीधे x1 x2 x3 में m लगाओ, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू x1 इंटू x2 इंटू x3 की होल पावर 1/3। इसकी वैल्यू भी क्या है? 9, तो 9/3 विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू x1 x2 x3 की पावर 1/3। थोड़ा सा रीअरेंज करके क्यूब लेके लिख दो तो आपके पास आ जाएगा x1 x2 x3 विल बी लेस देन 3 का क्यूब यानी कि 27। ठीक है, तो यहाँ से आप log बेस 3 ले लो कि log बेस 3 x1 प्लस log बेस 3 x2 प्लस log बेस 3 x3 विल बी लेस देन इक्वल्स टू log बेस 3 क्यूब यानी कि 3। तो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो यहाँ से मेरे पास कैपिटल M कितना आ गया? 3। और आपको निकालना क्या है? m स्क्वायर। तो m स्क्वायर क्या हो गया? 3 का स्क्वायर। तो log ऑफ बेस 3 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 2 की। तो आपको वैल्यू निकालनी है इन दोनों एक्सप्रेशंस के सम की, तो 6 प्लस 2 किसके बराबर आ गया आपके पास? 8 के इक्वल आ गया। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का एक आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, बैक टू बैक 2 क्वेश्चंस आ गए सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन चैप्टर से। A1 से लेके A2 से लेके ये एक सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है विथ कॉमन डिफरेंस 2। और A1 की वैल्यू भी C बोली है, B1 से लेके B3 ये जो है एक GP है जिसका कॉमन रेशियो 2 है, एंड इसका भी फर्स्ट टर्म C बोला है। ठीक है, तो AP कैसे दिखेगी? C प्लस 2 C प्लस 4, एंड इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी? an जो हो जाएगी C प्लस n माइनस 1 टाइम्स 2। ठीक है, और GP कैसे दिखेगी? GP दिखेगी C 2C 2 स्क्वायर C से लेके 2 की पावर n माइनस 1 टाइम्स C। तो GP की nth टर्म ये हो जाएगी। अब आपको क्या करना है? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑफ वैल्यूज ऑफ C जिसके लिए कि ये रिलेशन होल्ड करता हो, कीपिंग इन माइंड कि ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। तो चलो 2 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस AP क्या होगा? ऐसे में हो जाएगा n/2 टाइम्स 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू B, ये हो जाएगा। ये 2 से 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा NC प्लस n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, और इसकी इन टर्म्स का सम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A टाइम्स यानी कि C टाइम्स R की पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, तो हो जाएगा C इंटू 2 की पावर n माइनस C। अब रिलेशन क्या दिया हुआ है? रिलेशन दिया हुआ है कि 2 टाइम्स NC प्लस n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल्स टू C इंटू 2 की पावर n माइनस C। तो आपको नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ C फॉर विच दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n इज, तो C की ऐसी कितनी वैल्यूज़ हैं जिसके लिए कि ये इक्वालिटी होल्ड कर सकती है? तो आप एक काम करो, C को एक जगह और बाकी सबको एक जगह ले जाओ। तो C की टर्म्स क्या आ जाएगी? 2NC प्लस C माइनस C इंटू 2 की पावर n इज इक्वल्स टू
या फिर रादर हम इन सबको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, इधर 2n² माइनस 2n ले लेते हैं इज इक्वल्स टू c इंटू 2 की पावर n माइनस c माइनस 2nc। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू आ गई 2n² माइनस 2n अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2n। ठीक है, यहाँ से आप 2n कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2n। ठीक है, अब आपको क्या देखना है कि n की कौन कौन सी वैल्यूज़ के लिए ये इंटीजर बन रहा है। तो n की कोई अपर लिमिट होगी क्या, जस्ट इमेजिन कि n की ऐसी कौन सी वैल्यूज़ होगी जिसके लिए कि पहली बात तो आपको ये पता है कि एक्सपोनेंशियल जो है वो पॉलिनोमियल से बहुत तेज़ इंक्रीज करता है। तो एक सफिशिएंटली लार्ज इनफ n ऐसा आएगा जिसके बाद ये हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा होने लगेगा। अब वो नंबर कौन से n के लिए आएगा, इसके लिए आपको थोड़ी बहुत n की वैल्यूज़ पुट करके भी देखनी पड़ेगी। तो हम ज़रा वो पुट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ c और सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो c भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो मैं n की वैल्यू ज़रा 1 पुट कर देता हूँ एक बार। n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो न्यूमरेटर में तो आ गया 0, बट हमें पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ना, तो n इक्वल्स टू 1 को मैं कर देता हूँ रिजेक्ट। n इक्वल्स टू 2 पुट करके देखो, n इक्वल्स टू 2 पुट करने पर ये क्या हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 1 माइनस 2 2 ज़ा 4। तो यार ये पॉजिटिव नहीं आ गया, नेगेटिव आ गया, तो ये भी बात नहीं जमेगी। n इक्वल्स टू 3 पुट करके देखो तो ये क्या बन रहा है, 3 2 ज़ा 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 1 माइनस 6। तो ये पॉजिटिव इंटीजर आ गया, तो n इक्वल्स टू 3 वैलिड है। n इक्वल्स टू 4 पुट करके देख लेते हैं। n इक्वल्स टू 4 पुट करने पर ये क्या बन रहा है, 4 2 ज़ा 8 टाइम्स 4 माइनस 1 इज 3 होल डिवाइडेड बाई 16 माइनस 1 माइनस, सो n के लिए हमने 4 पुट करी ना, तो 4 दूनी 8। ये कितना हो गया, 8 माइनस 1, 8 और 1 9, 16 माइनस 9 हो गया 7, और ये कितना है 8 इंटू 3। तो ये इंटीजर नहीं बना, इंटीजर नहीं बना, तो इसको अपन रिजेक्ट कर देते हैं। n इक्वल्स टू 5 अपन ले लेते हैं। n इक्वल्स टू 5 लेने पर क्या हो रहा है, 5 2 ज़ा 10 टाइम्स, और ये कितना हो गया 5 माइनस 1 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5 यानी कि 32 माइनस 1 माइनस 10। ये कितना बना 40 डिवाइडेड बाई, और 10 और 1 हो जाएगा 11, 32 माइनस 11 कितना हो गया 21, बट ये इंटीजर नहीं बन रहा है। n इक्वल्स टू 6 पुट करके देखो, 6 दूनी 12 टाइम्स, ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपके पास 6 माइनस 1 दैट इज 5 होल डिवाइडेड बाई 64 माइनस 1 माइनस 6 दूनी 12। तो ये बन गया 60 डिवाइडेड बाई, और 12 और 1 13, और 64 माइनस 13 हो गया 51। तो ये भी इंटीजर नहीं बन रहा है। एंड मेरा हंच ये कहता है कि इसके बाद से ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू और ज़्यादा छोटी हो, मतलब ये जो एक्सपोनेंशियल है वो इसको एक्सीड कर जाएगा। लेट अस जस्ट टेक कि n इक्वल्स टू 7 पुट करते ही क्या बन जाएगा, 7 दूनी 14 इंटू 7 माइनस 1 इज 6 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 7 इज 128 माइनस 1 माइनस 14। तो ये तो लेस देन 1 हो गया। इसके बाद जिससे ये हमेशा लेस देन 1 ही रहेगा, और 14 छकानी 84, ये भी इंटीजर नहीं बना। तो खाली एक ही मुझे n की सफिशिएंट वैल्यू मिली जो कि थी n इक्वल्स टू 3। तो इसका आंसर कितना होगा, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ c कितनी आएगी, एक ही वैल्यू आएगी, और वो कौन सी आएगी, n इक्वल्स टू 3। सो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, और बोला गया है कि f(x) ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करना है। तो हमारा काम है कि पहले इस कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग इक्वेशन को सिंपल लुकिंग इक्वेशन में बदलना। वो हम कैसे कर सकते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सा एंगल है थोड़ा सा इसको पकड़ो, ये छोटा भी है और कॉम्प्लेक्स भी है, इसको हम कुछ t मान लेते हैं कि πx माइनस π/4 इक्वल्स टू t। तो जहाँ जहाँ पे πx है, यहाँ पे एक πx है और यहाँ पे भी एक πx है, इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में रख देते हैं कि πx जो है उसको आप t प्लस π/4 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि मॉडिफाइड ft क्या बन जाता है, f ऑफ t विल बी 3 माइनस साइन ऑफ 2 टाइम्स, और πx की जगह हम पुट कर देंगे t प्लस π/4, ठीक है, टाइम्स साइन ऑफ t माइनस साइन ऑफ 3 टाइम्स πx की जगह वही t प्लस π/4 प्लस π/4। ये बन गया। सिंप्लीफाई करो ज़रा, 3 साइन t, ये बन जाएगा 3 साइन t माइनस
साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस टू टी, साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ टू टी इंटू साइन ऑफ टी। जहाँ तक इसकी बात है ये किस में बदल जाएगा, साइन ऑफ थ्री टी प्लस थ्री पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ थ्री टी प्लस पाई, और साइन ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस बन के हो जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा प्लस ऑफ साइन ऑफ थ्री टी। ज़रा इसको हम कॉस में बदल देते हैं, ये बन जाएगा थ्री साइन टी माइनस कॉस टू टी टाइम्स साइन टी प्लस थ्री साइन टी माइनस फोर साइन क्यूब टी। आप पाओगे कि इन सब में साइन टी कॉमन आ रहा है, तो वो साइन टी हम ज़रा कॉमन ले लेते हैं, बच क्या रहा है थ्री माइनस कॉस टू टी प्लस थ्री माइनस फोर टाइम्स साइन स्क्वायर टी, और साइन स्क्वायर टी को आप क्या पुट कर सकते हो, टू साइन स्क्वायर टी को इनफेक्ट आप वन माइनस कॉस ऑफ टू टी लिख सकते हो। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद आपके पास दो ही वेरिएबल बचे, ये क्या बचा, एक तो बना साइन टी और ये बन गया थ्री प्लस थ्री कितना हो गया, और माइनस टू टाइम्स आएगा ये। ठीक है, थ्री प्लस थ्री हो गया सिक्स, सिक्स माइनस टू हो गया फोर, फोर, और ये है प्लस कॉस टू टी और माइनस कॉस टू टी, तो प्लस कॉस टू टी, ये बन गया आपके पास एफ ऑफ टी। आपको इक्वेशन क्या सॉल्व करनी है कि एफ ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, एफ एक्स या एफ टी एक ही बात है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब आप पाओगे कि कॉस ऑफ टू टी तो माइनस वन से वन के बीच में होता है, तो फोर प्लस कॉस टू टी एनी वे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है, तो बचा क्या, इसका मतलब तो ये हो सकता है कि साइन ऑफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब साइन टी क्या है, साइन ऑफ टी की वैल्यू में पाई एक्स माइनस पाई बाई फोर पुट कर देता हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब आप सोचो कि अगर x 0 से 2 के बीच में बिलोंग करेगा तो पाई x कहाँ से कहाँ के बीच में बिलोंग करेगा, 0 से 2 पर, तो पाई x माइनस पाई बाई फोर कहाँ से कहाँ का बिलोंग कर सकता है, माइनस पाई बाई फोर से लेके 2 पाई माइनस पाई बाई फोर, जो कि हो सकता है 7 पाई बाई फोर। ठीक है, अब इनमें से पॉजिटिव कौन से इंटरवल में रहेगा, आप पाओगे कि ये तो खाली 0 से पाई में पॉजिटिव रहेगा इस इंटरवल में, यानी कि पाई एक्स माइनस पाई बाई फोर जो है वो 0 से लेके पाई के बीच में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा, तो जो पाई एक्स है वो पाई बाई फोर से लेके पाई प्लस पाई बाई फोर कितना होता है 5 पाई बाई फोर के बीच में रहेगा, और पाई आप कैंसिल कर दो तो एक्स जो है वो 1 बाई फोर से लेके 5 बाई फोर के बीच में इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो आपके पास अल्फा क्या हो गया, अल्फा इक्वल्स हो गया 1 बाई फोर, और बीटा किसके इक्वल हो गया 5 बाई फोर के, बीटा माइनस अल्फा आप निकालोगे तो वो हो जाएगा इक्वल्स टू 1, बीटा माइनस अल्फा 1 के इक्वल होगा। सो बच्चों, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि एक ट्रायंगल की तीन साइड्स है, पी क्यू, क्यू आर एंड आर पी। आप देख रहे हो कि ये साइक्लिक है, और तीन वेक्टर्स अगर साइक्लिक होते हैं, पी से क्यू की तरफ आप जा रहे हो, क्यू से आर की तरफ आप जा रहे हो, और आर से फिर पी की तरफ आप जा रहे हो, तो इनका वेक्टर सम जीरो हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर प्लस आर पी वेक्टर, यानी कि आप जहाँ से चले वहीं पे पहुँच गए तो ये जीरो वेक्टर हुआ, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर भी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। ठीक है, जीरो वेक्टर के। अब यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया हुआ है, और ए क्रॉस बी की बात करी है, तो क्यों ना हम, आपको बहुत जगह ए बी ही दिख रहा है, तो हम सी को एलिमिनेट कर देते हैं ज़रा। तो सी वेक्टर को आप माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से रिप्लेस कर दो इस गिवन इक्वेशन में, और इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो है वो 4 है, तो इसकी वैल्यू 3/7 गिवन है प्रैक्टिकली। तो राइट हैंड साइड में फालतू में कॉम्प्लिकेट करने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया हुआ है। सी की जगह आप जैसे ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ए वेक्टर डॉट माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बन गया, डिवाइडेड बाई माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ। ठीक है, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 3/7 के। तो यहाँ से आ गया मेरे पास माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई, ये बन जाएगा, आपने एक माइनस कॉमन ले लिया तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, और प्लस में बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस ए डॉट बी जो है वो प्लस ए डॉट बी से कैंसिल हो जाएगा।
इक्वल्स टू 3/7। इनमें से आपको इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो यहाँ से a डॉट बी आ जाएगा। ज़रा हम निकाल लेते हैं। तो -a² क्या हो जाएगा, -9। अब एक काम करो ना, एक माइनस कॉमन लेके कैंसिल भी कर दो, तो ये बन जाएगा 9 + 2 टाइम्स a डॉट बी डिवाइडेड बाई 3 3 = 9 माइनस b² इज 16 इज इक्वल्स टू 3/7। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जरा a डॉट बी की वैल्यू निकालो। 63 + 14, ये 9 - 16 एक्चुअली हो गया -7, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बजाय आप इस -7 को 7 से कट कर सकते हो, तो ये आ जाएगा -3 एंड a डॉट बी की वैल्यू फिर आ जाएगी 9 + 3 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 -6। a डॉट बी आ गया -6। ठीक है, आपको a डॉट बी और a क्रॉस c की वैल्यू पता है कि a डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b क्या होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ b a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा। इसको आप इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, स्क्वायर एंड ऐड कर दो, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, a डॉट b का होल स्क्वायर प्लस a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो a² b² टाइम्स cos² थीटा प्लस sin² थीटा बनेगा, जो कि 1 के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वल हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a² मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। वैसे इसको लेग्रेंजेस आइडेंटिटी भी बोलते हैं। तो यहाँ से आपको ये पता है, ये दोनों पता है, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो -6² प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3² इंटू 4²। 3 3 9 4 4 16 16 नमक 144 और 144 - 36 आ जाएगा 108। तो a क्रॉस b का होल स्क्वायर आ जाएगा 108। ठीक है, इसके लिए आ गए 108। चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि पॉलिनोमियल gx के रियल कोफिशिएंट्स हैं एंड लेट mg डिनोट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ gx। अब आपको सपोज s एक सेट दिया हुआ है ऑफ पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स डिफाइंड बाय s इज इक्वल्स टू x² - 1 का होल स्क्वायर टाइम्स a0 + a1x + a2x² + a3x³ सच दैट a0 a1 a2 a3 जो है वो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, mg क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ gx। ऑलराइट, नाउ फॉर अ पॉलिनोमियल f let f dash and f double dash denotes its first and second derivatives respectively, then the minimum possible value of mf dash plus mf double dash। तो आपके पास fx ऑलरेडी हैं। ठीक है, सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स डिफाइंड बाय, यहाँ पे f जो है वो s का सबसेट है, तो मान लो कि fx है x² - 1 का होल स्क्वायर टाइम्स a0 + a1x + a2x² + a3x³, जहाँ पे a0 a1 a2 a3 जो है वो रियल नंबर्स हैं। ये अप टू क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये क्या है, अप टू क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो अगर मैं a0 की वैल्यू 1 और a1 a2 a3 की वैल्यू 0 0 0 भी पुट कर दूँ तो ये इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वन ऑफ द सबसेट में मान लेता हूँ, लेट मी टेक a0 = 1 एंड a1 = a2 = a3 = मैं मान लेता हूँ 0। तो मेरा fx क्या बन गया, प्रैक्टिकली fx मेरे पास आ गया x² - 1 का होल स्क्वायर। तो f डैश ऑफ x क्या बनेगा, f डैश ऑफ x बनेगा 2 टाइम्स x² - 1 का होल स्क्वायर टाइम्स 2x, नहीं यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, टाइम्स 2x। और इसके इक्वल्स टू 0 के आप देखोगे तो कम से कम 3 रूट होंगे। कौन कौन से इसके रूट हो जाएंगे, एक तो आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिख दिया 4 टाइम्स x टाइम्स x - 1 टाइम्स x + 1 इक्वल्स टू 0। तो इसका वन ऑफ द रूट्स हो जाएगा 0, एक रूट हो जाएगा -1 और एक रूट हो जाएगा 1। ठीक है भाई, अब लेट अस सपोज कि यहाँ पे 1 नहीं होता, यहाँ पे और कोई पॉलिनोमियल होता तो ये इक्वेशन चेंज हो जाती। लेट अस सी कैसे चेंज होती। मान लो कि इसको आपने नाम दे दिया h ऑफ x। ठीक है, तो f ऑफ x, यहाँ पे hx अप टू क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, fx इक्वल्स टू हो गया x² - 1 का होल स्क्वायर टाइम्स hx। f डैश ऑफ x क्या बनता, दिस टाइम्स इसका डेरिवेटिव, तो 2 टाइम्स x² - 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं बचेगा, फिर इंटू 2x हो जाएगा टाइम्स hx प्लस h डैश ऑफ x टाइम्स x² - 1 का होल स्क्वायर। तो इन ईदर केस आप देखोगे कि x
इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -1 पे ये भी 0 हो रहा है और ये भी 0 हो रहा है, तो आई कैन से फॉर श्योर कि f'1 इक्वल्स टू भी 0 है एंड f' ऑफ -1 इक्वल्स टू भी 0 है। तो ये दो रूट्स तो है ही है f' के, ठीक है। यहाँ से एक और रूट 0 भी आ रहा है, वो यहाँ पे नहीं आ रहा, तो हमें थोड़ा और सोचना पड़ जाएगा। तो आप एक और चीज़ ऑब्जर्व करो f(x) के रूट्स के बारे में कि आपको पता है कि f(1) भी 0 है और f(-1) भी 0 है, और सिंस ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा। तो -1 से 1 के बीच में इसका एटलीस्ट एक रूट आएगा फ्रॉम रोल्स थ्योरम, ठीक है, फ्रॉम रोल्स थ्योरम ऑन f(x) इन क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेके 1, नो -1 से लेके 1, ठीक है, क्योंकि -1 पे भी f(x) की वैल्यू 0 है, 1 पे भी f(x) की वैल्यू 0 है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट one c belongs to open interval -1 to 1 such that f' of c will be equals to 0। तो मेरे को f' के मिनिमम 3 रूट मिल गए, कौन कौन से, -1 एंड c, 1। ये जो स्पेशल केस था उसमें c की वैल्यू 0 आ रही थी, बट जरूरी नहीं कि वो 0 पे ही 0 हो, किसी और c पे भी 0 आ सकता है, बट एटलीस्ट 3 रूट्स तो होंगे। एंड यूजिंग द स्टेटमेंट ऑफ रोल्स थ्योरम, आपको पता है कि f' of -1 इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू f' ऑफ c इज इक्वल्स टू f' ऑफ 1। यहाँ पे c -1 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो -1 और c के बीच में f" का एक रूट आएगा, ठीक है, उसको मैं बोल देता हूँ c1, और c और 1 के बीच में भी f" का एक और रूट एटलीस्ट आएगा c2 यूजिंग अगेन रोल्स थ्योरम, ठीक है। ये तो हो गया f' के रूट्स और ये हो गया f" के रूट्स, ठीक है। तो जो मिनिमम वैल्यू ऑफ रूट्स ऑफ f' है वो नहीं करते हुए 3 तो आ ही रही है, और इनके बीच में f" के कम से कम 2 रूट्स तो आएंगे ही आएंगे। तो ओवरऑल इन दोनों के मिनिमम सम कितना हो जाएगा, 5। mf' प्लस mf" की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। सो बच्चों ये लिमिट का एक क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करते हैं कि इसको e की पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं। l इक्वल्स टू क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस e की पावर 1/x ln ऑफ 1 माइनस x माइनस e की पावर -1 अपॉन में x की पावर है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इस x की 1/x को ln की पावर में ले आकर लिख सकते हो और e की पावर ln x कैंसिल कर सकते हो, तो ये वो का वो आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, e की पावर -1 हम कॉमन ले लेते हैं और उसको लिमिट के भी बाहर ले लेते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो ये बन जाएगा इक्वल्स टू e की पावर -1 लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस e की पावर 1/x ln ऑफ 1 माइनस x माइनस 1 माइनस, अच्छा आपने -1 कॉमन लिया तो यहाँ पे एक्चुअली +1 आ जाएगा। e की पावर -1 आपने डिवाइड किया तो यहाँ पे e की पावर 1 बचेगा, माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x की पावर a। अब आप x टेंडिंग टू 0 प्लस पे इसका बिहेवियर सोचो, ये जो ln ऑफ 1 माइनस x अपॉन x है ये -1 को टेंड करेगा, तो ये -1 + 1 0 को टेंड कर जाएगा। और आपको पता है कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू समथिंग a e की पावर fx -1 अपॉन fx, अगर 0 fx अगर 0 को टेंड करता है, इफ लिमिट x टेंडिंग टू a fx अगर 0 को टेंड करता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1, ठीक है। अगर ये हो तो ये होता है, मतलब मैं इस पूरे एक्सप्रेशन से ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से लिमिट क्या आ जाएगी, e रेज़ टू दी पावर, इस पूरे को मैं fx मान लेता हूँ, ठीक है, fx -1 अपॉन fx इंटू fx अपॉन a की पावर x की पावर a, ठीक है। अज्यूमिंग की लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस चल रहा है आपके पास, ठीक है। ये क्या चल रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो हम इस लिमिट को तो 1 पुट कर देते हैं और इस लिमिट को एवेलुएट कर लेते हैं। यहाँ पे fx क्या था, मैं fx फिर से लिख देता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ये वाली लिमिट तो हो गई 1 और ये वाली लिमिट हो जाएगी 1 अपॉन x ln ऑफ 1 माइनस x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई x की पावर a, ठीक है। तो अब आप ln 1 माइनस x का एक्सपेंशन कर दो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस -x माइनस x स्क्वायर बाई 2 माइनस x क्यूब बाई 3 माइनस x की पावर 4/4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन में x अपॉन में x की पावर है। अब यहाँ से x से x सब जगह कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे -1 बनेगा जो कि +1 से कैंसिल हो जाएगा, तो x की मिनिमम पावर न्यूमरेटर में क्या बचेगी,
x की मिनिमम पावर न्यूमरेटर में जो बनेगी वो बनेगी 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और ये बन जाएगा -x/2 -x² / 3 -x³ / 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी एंड होल डिवाइडेड बाई x की पावर a। अब आपको बताइए फॉर दिस लिमिट टू एग्जिस्ट, सोचो कि न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में a की वैल्यू 1 से कुछ बड़ी हो गई तो ये लिमिट नॉट डिफाइंड हो जाएगी, 1 से छोटी हो गई तो ये लिमिट 0 आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन में क्या बोला है कि द राइट दिस लिमिट इज इक्वल टू ए नॉन जीरो रियल नंबर, तो वो तभी हो सकता है इफ एंड ओनली इफ a की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल हो जाए, एंड उस केस में जो लिमिट है वो -12 आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो a की वैल्यू पूछिए आपके पास, लेट e डिनोट द बेस द वैल्यू ऑफ रियल नंबर a। तो a का ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसके लिए लिमिट फाइनाइट नॉन जीरो रियल नंबर आ जाएगी, दैट इज सिंपली 1। ठीक है, a की ये वैल्यू 1 होगी, और इसको मैं मॉडरेट डिफिकल्टी का क्वेश्चन बोलूंगा बिकॉज ये जो मैनिपुलेशन है ना a की पावर fx वाला, ये थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल पड़ता है।